नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही लॉकडाउन को भी एक महीना पूरा होने को है। आज जनता कर्फ्यू को एक महीना पूरा हो चुका है। आपको याद होगा जनता कर्फ्यू क्या था, जब घंटे घड़ियाल थालियां वगैरह बजवाए गए थे। भारत में कोरोना वायरस के मामलों को 10,000 से 20,000 तक पहुंचने में सिर्फ 8 दिन लगे हैं। आपको हम बता दें कि अब तक देश में कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित इन्फेक्टेड हो चुके हैं। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि मिड मई, जब मई का दूसरा हफ्ता खत्म होगा, तब तक भारत में कोरोना वायरस के केस 75,000 तक भी जा सकते हैं। ये एक वर्स्ट केस सिनारियो है। तरह तरह के सिनारियोज बनते हैं, हो सकता है ना भी जाएं, लेकिन जा भी सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है। भारत में अब तक 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। 135 करोड़ की आबादी है और 4.5 लाख के करीब लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट डॉक्टर आर गंगा खेड़कर का कहना है कि भारत में सामने आए 69% पॉजिटिव जो केसेस हैं, उनमें से 69% एसिम्टोमेटिक थे, यानी उनमें कोई लक्षण नहीं थे कोरोना वायरस के, बावजूद उसके वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक आईसीएमआर के टेस्टिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका ही टेस्ट किया जा रहा है जिनमें इस वायरस के लक्षण हैं या कोरोना के मरीजों के वो कांटेक्ट में आ चुके हैं। मेरे साथ हैं गुरदीप सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि आज जनता कर्फ्यू को एक महीना पूरा हुआ, वायरस से, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हम कहां तक पहुंचे हैं? एक ऑडिट दे दीजिए एक महीने का हमें। विनोद जी, एक महीना पहले ये जब शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी की अपील पे थालियां बजाकर डॉक्टरों को और मेडिकल कम्युनिटी को धन्यवाद देने का पूरे देश ने एक कार्यक्रम किया था और थालियां बजाई थी। और आज एक महीना पूरा हुआ है तो डॉक्टरों की जान बचाने के लिए, उनको हैरेसमेंट से बचाने के लिए सरकार को एक अध्यादेश लाना पड़ रहा है कि डॉक्टर सेफ रहे। तो बातों की और इरादों की जो अहमियत है वो एक सीमा तक है, उसके आगे ज़मीन पे जो हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। एक महीना पहले हम जहां खड़े थे तो 75 जिलों में, 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना का संक्रमण था। आज 421 जिलों के अंदर है। एक महीना पहले 200 मरीज थे, आज 20,000 मरीज है। हाँ, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक महीना पहले 3.5 दिन में मरीज दुगने हो रहे थे, आज 8 दिन में हो रहे हैं। तो ये देखने की बात है कि या तो हम ये देख सकते हैं कि हम जितना नुकसान हो सकता था आज वो उस नुकसान से देश बच गया, या दूसरी बात कि जितना हो रहा है वो भी बहुत चिंता की बात है। अगर आप देखें पूरे सिस्टम को तो 2 तरह के लोग हो गए हैं लॉकडाउन के अंदर में। एक तो शहरी वर्ग जो नौकरी पेशे वाला है, सरकारी नौकरी में है, अच्छे खाते कमाते लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो ये लॉकडाउन पीरियड एक महीने का रहा वो एक तरह से छुट्टी का पीरियड रहा, जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है लेकिन तनख्वाहें उनकी सरकारी आ रही हैं या अच्छी कंपनी में वहाँ की तनख्वाहें आ रही हैं और वो आराम से अपने घर में बैठे हुए नए नए खाने बना रहे हैं, नए नए गेम्स खेल रहे हैं, नए नए तरीके से रह रहे हैं। दूसरी तरफ शहरों के अंदर 30 करोड़ वो लोग हैं जिनके पास रोज़मर्रा की कमाई करते थे और करीब 14 करोड़ माइग्रेंट लेबर हैं। वो बड़ी बुरी हालत में हैं। उनके बारे में जितनी कोशिशें अब तक हुई हैं वो काफ़ी नहीं है। अभी तक एक महीने में ये तय नहीं हो पाया कि बिना राशन कार्ड वालों को राशन दिया जाए या ना दिया जाए। अभी तक एक महीने में ये तय नहीं हो पाया कि जो अलग अलग सेस बने हुए हैं, अगर आप आज से करीब 3 हफ्ता पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 4.5 करोड़ वर्कर है और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उनकी AVPC, उसने कहा था कि इनके जो सेस है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम का एक सेस है उनका, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पैसे देते हैं, 91,000 करोड़ रुपीज़ है। उन्होंने कहा उनमें से सैलरी दे दीजिए इन लोगों को, टेम्प्रेरी रूप से आधी सैलरी दीजिए, जो दी जा सकती थी वो नहीं हुई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो बात हुई थी तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में 52,000 करोड़ रुपए था। 26 मार्च को वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेट उसमें से खर्च करें।
लेकिन अभी तक करीब 3,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। बाकी लोगों का या तो पता नहीं है या उनको बांटे नहीं जा रहे हैं। आधे लोगों को बांटे, आधे को अभी नहीं बटे। इसी तरह से माइनिंग फंड है, 23,000 करोड़ है, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वो किस किस तरह से खर्च होगा। तो जमीन के ऊपर जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। एक महीने में उसके लिए रास्ते स्मूथ नहीं हुए। बहुत कुछ किया है, बहुत सरकारों ने केंद्र सरकार के निर्देश पे भी और अपने आप भी किया है, लेकिन हालात चिंताजनक हैं। 20,000 लोग आज संक्रमित हैं, हर 8 दिन में कवर ये डबल हो रहे हैं। और अगर यही स्पीड रही तो जब तक लॉकडाउन खुलेगा तो हम 40,000 पे होंगे, और तब हम लॉकडाउन कैसे खोलेंगे? जी, हम आगे बढ़ते हैं। भारत में चल रहे लॉकडाउन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कुछ सवाल गुरदीप ने उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलशिकर लिखते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद लोकतंत्र, एक सीमित लोकतंत्र की, लिमिटेड डेमोक्रेसी की हमें आदत पड़ चुकी होगी। जैसे आज के दिन है, वो मंच नहीं है जैसे संसद होती है या वो असेंबलीज जहाँ मीटिंग्स होती हैं, विपक्ष के लोग बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, वो मंच नहीं है। तो लोकतंत्र सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया है। तो सुहास पलशिकर लिखते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद एक सीमित लोकतंत्र, दूसरे धर्मों से दूरी जो हमें दिख रही है कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत भरे ट्वीट्स हों या जो भी हों, हाँ, हमले हों, ये भी एक नॉर्मल सा बन जाएगा। और तीसरा, जैसा गुरदीप ने भी बताया कि जो हैसियत वाले हैं उनकी दुनिया अलग और जो गरीब हैं उनकी दुनिया अलग, ये भी न्यू नॉर्मल मान लिया जाएगा कि हिंदुस्तान ऐसा ही है। ये एक न्यू नॉर्मल बन सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पोर्टल्स ने भारत के लॉकडाउन को सबसे सख्त लॉकडाउन बताया है और ये भी कहा है कि मतलब 4 घंटे के नोटिस पे ऐसा लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद लाखों की तादाद में मजदूर शहरों को छोड़कर जा चुके हैं। भारत का गरीब तबका जो है रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 10 करोड़ और लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। CMIE के डेटा के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 23% तक पहुंच चुकी है। 30 दिनों के लॉकडाउन में, 30 दिन तो खैर जनता कर्फ्यू को हुए, लॉकडाउन को भी 30 दिन होने ही जा रहे हैं। 30 दिनों के लॉकडाउन में भारत की अर्थव्यवस्था, 3 दिन बाद 30 दिन हो जाएंगे। 30 दिनों के लॉकडाउन में भारत की अर्थव्यवस्था को $240 बिलियन का नुकसान होने की संभावना है। गुरदीप, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि सिर्फ लॉकडाउन का रास्ता ही अपनाया गया है अभी तक, क्या यही काफी है? क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो चक्के हैं, जो पहिए हैं, वो जाम हुए पड़े हैं। लॉकडाउन को लेके पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है। जान भी जहान भी कहा गया था। जी, पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है क्योंकि ये जो कोरोना आया है ये ऐसी आपदा लेके आया है जिसका कोई पहले मॉडल नहीं है। और बहुत सारे देश जो लॉकडाउन के अगेंस्ट थे, धीरे धीरे उन्होंने भी लॉकडाउन के फॉर्मूले पे वो चल दिए। आज सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान जैसे देश जिनके यहाँ ग्रोथ हमारे यहाँ से कम है, हमारे 8 दिन में डबल हो रहे हैं, उनके यहाँ और ज़्यादा दिन में डबल हो रहे हैं, वो भी अब लॉकडाउन पे चले गए हैं। पर लॉकडाउन होना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा शुरू करना, इसको बैलेंस करना हर देश चाह रहा है क्योंकि बहुत समय तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोक के नहीं चल सकते। लोगों को खाना भी चाहिए, लोगों को जीना भी चाहिए। जान और जहान, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला था, वो साथ चलना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे देश, जर्मनी ने लॉकडाउन को मेंटेन करते हुए अपनी इंडस्ट्रीज़ को खोलना शुरू किया है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे राज्यों ने शुरुआत की, लेकिन समस्या क्या है कि हमारे यहाँ हम 2 कदम आगे चलते हैं और 4 कदम पीछे आते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले ये डिसाइड हुआ था कि 21 तारीख से कई जगह पे फैक्ट्रियाँ शुरू होंगी, लेकिन आज अगर आप देखें तो लेबर मिनिस्ट्री ने एक अजीब सा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें बोला कि अगर जो लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियाँ खुलेंगी और अगर उस फैक्ट्री में किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो फैक्ट्री के मालिक पे FIR होगा, उस पर केस चलेगा। अब जिस देश के अंदर 80% एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, जिस देश के अंदर ये पता नहीं चल रहा है 80% लोगों में कि लक्षण है कि नहीं है, अगर वो लॉकडाउन के खुलने के बाद या फैक्ट्री खुलने के बाद फैक्ट्री में आता है व्यक्ति संक्रमण लेके और दूसरे संक्रमित हो जाते हैं तो उसका मालिक की लापरवाही से कोई लेना देना नहीं है। मालिक डर के मारे फैक्ट्री नहीं खोलेगा। महाराष्ट्र ने सर्वे किया एक, उसमें 30% इंडस्ट्री ही तैयार हुई खोलने के लिए कि शर्तें बहुत कड़ी हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि लॉकडाउन खोलना
अभी संभव नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करना ज़रूरी है और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्लान बनने हैं वो बन भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कतें हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 43 नए जिले जिनको ग्रीन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, अब 43 नए जिलों में संक्रमण फैल गया है और ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लॉकडाउन मेंटेन करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू करनी है वो चुनौती है, लेकिन वो शुरू करनी पड़ेगी। आज भी मारुति की इंडस्ट्री फैक्ट्री को शुरू करने का परमिशन हुआ है, अलग अलग फैक्ट्रीज मांग रही हैं परमिशन, और हर जिले को एक ये अधिकार दे दिया गया है कि वो असेसमेंट करके परमिशन दे, और इसमें एक फॉर्मूला कोई नज़र नहीं आ रहा है। जी, राजीव बजाज हैं बजाज ऑटो के, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास डिमांड की कोई कमी नहीं है, लोगों की डिमांड है, लेकिन ये तलवार हमारे सर से हटा दीजिए कि फैक्ट्री में अगर कोई संक्रमित पाया गया तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी और जो मालिक है उसके खिलाफ FIR होगी। वो बोले हमें कोई रिलीफ का पैकेज नहीं चाहिए, राहुल बजाज का कहना है। कम से कम ये तलवार हटाइए ताकि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ खोल सकें। बहरहाल दुनिया में कोरोना वायरस से 25 लाख से ज़्यादा लोग अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इस वायरस से अब तक 1,70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में 8 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस के शिकार हो चुके हैं और 45,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया के कई देश वायरस के इस संक्रमण के रुकने का, इन्फेक्शन के रुकने, फैलाव का रुकने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी इससे भी बुरा वक्त आना बाकी है, मुमकिन है। उन्होंने बाकी कहा है, हम मुमकिन कह रहे हैं। WHO के डायरेक्टर का कहना है कि हमें इस वायरस को रोकना होगा, क्योंकि एक ऐसा वायरस है जिसकी समझ अब तक ज़्यादातर लोगों में नहीं है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ज़्यादातर यूरोपीय देशों में लॉकडाउन जो है वो मई तक जारी रह सकता है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि इस वायरस का वैक्सीन हमें जल्दी नहीं मिलने वाला। गुरदीप, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, कोरोना के बाद की जो दुनिया होगी, उसमें हमारी प्राथमिकताएं क्या बदलेगी? क्या सरकार को ये सुध आएगी कि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाना चाहिए? हमारी प्राथमिकताएं क्या बदलेंगी या वैसे ही चलती रहेंगी? पोस्ट कोरोना दुनिया तो बदलेगी। जब भी ऐसी कोई बड़ी आपदा आती है, जब भी कोई जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है, तो वर्क एज यूजुअल नहीं चल सकता, चेंजेस तो आने होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था, नए नए सिस्टम आए, ये उसके बाद फिर से एक मौका आया है और इस पे डिबेट होनी चाहिए कि हमारी पॉलिसी का दिशा निर्देश क्या होगा, हमारी पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाएगी। हमने लगातार पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर किया है। आज वही पब्लिक सेक्टर, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी वर्ग हो, वो काम कर रहे हैं। प्राइवेट के पास वो कैपेसिटी नहीं है। दूसरी बात, हमने लगातार ये कहा कि पब्लिक हेल्थ तो सिंकिंग शिप है और हम 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान के मार्फत इलाज करेंगे। आज उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, आज 50 करोड़ को इलाज की बात नहीं हो रही है। तो वापस हमको पब्लिक में जाना पड़ेगा, पब्लिक मॉडल पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात वो लोकतंत्र को लेकर है। कोरोना के बहाने भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों के अंदर केंद्रीकृत व्यवस्था की कोशिशें हो रही हैं। कोशिश हो रही है कि सारी डिसीजन मेकिंग, सारे चीज़ें एक व्यक्ति के हाथ में रहें या केंद्रीय सत्ता के हाथ में रहें। तो ये चीज़ बहुत समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से ही इसको लड़ा जा सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन हो, डेमोक्रेसी किल नहीं हो, इस पे भी लगातार डिबेट होने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने में इस वक्त राज्यों की जो भूमिका है, उनका जो रोल है हमारी स्टेट्स का, वो सबसे अहम है, क्योंकि फ्रंटलाइन सोल्जर्स वही हैं, फ्रंटलाइन पर जंग वही लड़ रहे हैं। केंद्र के पास पैसा है, अनाज के भंडार हैं, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, सेंट्रल फोर्सेस हैं। बाकी जो स्थानीय प्रशासन जो है राज्यों का, वही इस जंग को लड़ रहा है। लेकिन क्या राज्यों के पास इस वायरस को रोकने के लिए सारे संसाधन, जो उनको साजो सामान चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मौजूद हैं क्या? द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार को ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के खिलाफ अगर जंग जीतनी है तो राज्यों के पास सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। हम लॉकडाउन के दूसरे फेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये वायरस कब खत्म होगा इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। इस महामारी के दौरान लोगों की जान बचाने और राहत पहुंचाने के कारण राज्यों पर खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त राज्यों
राज्यों के ऊपर न सिर्फ लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, बल्कि इस महामारी के बाद, खत्म होने के बाद, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारनी पड़ेगी। जो उनकी माली हालत है उसको भी सुधारना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद होने की वजह से राज्य सरकारें इस वक्त कोई रेवेन्यू भी नहीं जनरेट कर पा रही हैं। फैक्ट्रियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हैं, नौकरियां लोगों की जा रही हैं और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। राज्यों का खर्च बढ़ता जा रहा है, उनके रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्यों के जो खजाने हैं उसकी सेहत सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर बलवीर अरोरा, आप जेएनयू में प्रोफेसर रह चुके हैं। सर, एक बार फिर आपको बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राज्य सरकारों की जो माली हालत है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ऐसे में वो कब तक बिना केंद्र की मदद के इस महामारी से लड़ पाएंगे? सही है कि इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी को नहीं मालूम कि एक्टिविटी कब फिर से शुरू होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और किस हालत में इकोनॉमी होगी। क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि ग्रोथ प्रोजेक्शन भी 4% पहुंच गया है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 3% तक भी गिर सकता है, जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हम लोग कहते थे। अब इस हालात में स्टेट्स के पास इस महामारी कोविड के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़नी है, उनको पता नहीं है कि किन साधनों से वो लड़ सकते हैं। दो तीन चीजें थी जो उनके पास थी। एक तो जो उनकी रेवेन्यू थी, एक्साइज और स्टैंप ड्यूटी और सेसेस, ये सब जो हैं वो अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि एक्साइज और लिकर शॉप्स बंद हैं और स्टैंप ड्यूटी कोई डील्स हो नहीं रहे, तो अपने रेवेन्यूज तो गिर गई हैं। जीएसटी का भी जो उनके पास आना है वो भी लगता है कि 1/4 होगा जो एस्टिमेट था जी। अब कहाँ से ये पैसा आएगा, ये देखने वाली बात है कि कौन से साधन, नए साधन केंद्र उनके लिए तैयार करेगा। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त जीएसटी से आने वाला रेवेन्यू रुका हुआ है, यानी राज्यों पर बकाया है, केंद्र सरकार ने देना है। कोरोना वायरस के कारण टैक्स रिकवरी प्रोसेस ठप पड़ा है, जैसा कि प्रोफेसर साहब बता रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये साल टैक्स कलेक्शन के नज़रिए से अच्छा नहीं होगा। जैसे प्रोफेसर बलवीर अरोरा बता रहे हैं, रिपोर्ट कहती है कि नॉमिनल जीडीपी इस साल 4% के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और अगर टैक्स रेवेन्यू इस रेट से बढ़ा तो राज्यों को मिलने वाले हिस्से में 2.2 लाख करोड़ की कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु को 9,173 करोड़, आंध्र प्रदेश को 9,000 करोड़, कर्नाटक को 8,000 करोड़, तेलंगाना को 4,671 करोड़ और केरल को 4,255 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस हालत में राज्यों के पास खर्च करने की सीमा बहुत सीमित रह जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस वक्त राज्यों को फिस्कली एम्पावर करना होगा। ये सेंटर का काम है कि उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें, माली हालत उनकी मजबूत करें, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीती जा सके। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि किस हद तक फिस्कली एम्पावर करना होगा? ये पहला तो ये जो FRBM है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो फिक्स करता है कि डेफिसिट का 3% तक रुकना चाहिए। जो स्पेशलिस्ट की, इकोनॉमिस्ट की राय जो हम देख रहे हैं बन रही है कि इसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। उनको 3 से 5% तक ले जाने की अनुमति देनी चाहिए। पहला तो ये हुआ। दूसरा है कि जो चैरिटीज आ रही हैं, जो फंड्स कलेक्ट हो रहे हैं, अब एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था, वो अब पीछे हट गया है और PM केयर्स आगे आ गया है। जो CM का रिलीफ फंड है या यो स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का जो फंड है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चैरिटी की भी सीमा होती है, और
इनको सीएसआर से पैसा जी नहीं मिल रहा है, सीएसआर एक्टिविटीज जो हैं। और अगर आप पूछें कि क्यों नहीं ये जी जी सीएसआर सर। एक्टिविटीज के का फायदा उठा सकती हैं, तो कहते हैं कि नहीं, कानून में नहीं है। और कोई वजह नहीं बताते कि कानून को अगर उनको मदद करनी है तो कानून को भी बदलना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस लानी पड़ेगी। और तीसरा जो मैं उनकी मदद के लिए जो जी तीसरी चीज मैं कहना चाहता था कि वो स्टेट्स को रिजर्व बैंक ने वेज एंड मीन्स एडवांस का द्वार खोला है कि वहां से ले सकते हैं। कमर्शियल बोरोइंग्स बहुत महंगी पड़ती हैं, और जो उनको और जो पैसा चाहिए मार्केट से तो ले नहीं सकते। तो इस वक्त जो उनके जी अनसर्टेनिटी है कि अ, युद्ध लड़े जी तो कैसे लड़े। जी, युद्ध लड़ें तो कैसे लड़ें। और सीएसआर जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पीएम केयर फंड को तो अलाउ की गई है और बाहर की डोनेशन भी अलाउ की गई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री को जो रिलीफ फंड है उसमें अलाउ नहीं की गई है। बहरहाल, राज्यों की तरफ से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगातार केंद्र सरकार से फंड की मांग की जा रही है, मुख्तलिफ सरकारें कर रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस की मांग की है। और इसके अलावा अमरिंदर सिंह ने सुझाव दिया है कि राज्यों की 3 महीने का जो फाइनेंशियल बेल आउट है, फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज दिया जाना चाहिए 3 महीने का। इसके साथ ही उन्होंने साल 2020-2021 के लिए स्पेशल कोविड-19 रेवेन्यू ग्रांट की भी मांग की है। वहीं भूपेश बघेल ने केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। साथ ही कहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अब उनके पास गरीबों की देखभाल के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपए की मांग की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री को लॉकडाउन से निकलने के प्लान का ऐलान करना चाहिए कि किस तरह से वो लॉकडाउन से निकलेंगे। केरल के वित्त मंत्री टॉमस आइजैक ने मांग की है कि राज्यों को ज्यादा बोरोइंग की, उधार लेने की इजाजत दी जाए। इसमें शायद रिजर्व बैंक की तरफ भी उनका इशारा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है प्रोफेसर साहब कि क्या राज्यों का कानूनन, क्या राज्य जो हैं वो कानूनन संविधान के तहत अपना हक मांग सकते हैं? कानूनन और संविधान के तहत कोई ऐसा प्रोविजन है क्या संविधान में और कानून में कि अपना हक मांगे? अब वो तो लास्ट रिजॉर्ट हो जाएगा अगर आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त कुछ खास लोगों की मांगे नहीं सुन रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये आपस में तय हो जाना चाहिए। एक तो कॉन्क्रीट सुझाव ये आया है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन, जो 15वीं वित्त आयोग थी, उनका जो इंटरिम रिपोर्ट थी, अब जी उसमें कुछ मतलब नहीं रहा, उसमें कोई जान नहीं रही, क्योंकि सारे आंकड़े बिल्कुल बदल गए हैं। तो वित्त आयोग को एक नई जी रिपोर्ट बिल्कुल लानी ठीक। चाहिए जो इस अनसर्टन पीरियड के लिए, इस साल के लिए और अगले साल के लिए कुछ रोड मैप दे, कुछ जी स्टेट्स को जी कुछ राहत दे, और दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर बलवीर अरोड़ा। प्रोफेसर बलवीर अरोड़ा जब भी आते हैं हमेशा की तरह हमारे ज्ञान में वृद्धि करके जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसी नौबत ना आए कि राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़े। और दूसरे, केंद्र सरकार जितने भी फंड्स इकट्ठे कर रही है खुद राज्यों को दे, ये संकट का समय है। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हो रहे हमलों के मुद्दे पर केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है, अध्यादेश लेकर आई है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब हेल्थ वर्कर्स पर हमला करने वालों को 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। जो डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, जो और स्टाफ है उन पर हमला करना, हाँ, इसके साथ ही उन पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा और 1 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। जब तक डॉक्टर अस्पताल में है, भगवान है, जब वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी में वापस जाता है तो वो शैतान हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हेल्थ वर्कर्स की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है तो हमला करने वालों से दोगुनी रकम वसूल की जाएगी। और जैसा मेरे सहयोगी गुरदीप सप्पल ने बताया कि 1 महीना पहले जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था, घंटे घड़ियाल बजवाए गए थे, वो डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए था,
उनका शुक्राना करने के लिए, श्रद्धांजलि नहीं, उनका शुक्राना करने के लिए था, धन्यवाद करने के लिए था। 1 महीने बाद ऐसी नौबत आ गई है कि एक ऑर्डिनेंस निकालना पड़ रहा है कि डॉक्टरों पर हमले ना हो, नर्सेस पर हमले ना हो। हम उम्मीद करते हैं भारत की सयानी जनता, जिन्होंने घंटे घड़ियाल बजाए थे और जो लोग हमला करते हैं डॉक्टरों पर, नर्सों पर, इस दफ़े अपने प्रधानमंत्री की बात रखेंगे, उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी 9 बजे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।